हेलो हाय नमस्ते। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एसएससी एग्जाम्स मेंटर में। और आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि हम स्टैटिक जीके का एक पोर्शन पढ़ने वाले हैं जिसे आप क्लासिकल डांस इन इंडिया बोलते हैं। हालांकि ये कल्चर और आर्ट वाला पार्ट है, लेकिन आप लोगों के यानी वन डे एग्जाम्स में इसे हम स्टैटिक पोर्शन में कंसीडर करते हैं। अब हम बहुत बेसिक क्वेश्चंस यानी बेसिक आपका पॉइंट नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। जैसा आप अभी देख रहे होंगे एसएससी के एग्जाम्स में जिस तरह के क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलते हैं। पहले हम देखते थे कोई क्लासिकल डांस का नाम दे दे रहा है या फिर स्टेट का नाम दे दे रहा है और आपसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई पर्टिकुलर क्लासिकल डांस ओरिजिनेटेड कहाँ से माना जाता है या फिर किस राज्य से संबंधित है या फिर उस पर्टिकुलर राज्य से संबंधित कौन सा क्लासिकल डांस है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि क्वेश्चन थोड़े डेप्थ में पूछे जा रहे हैं आपसे क्लासिकल डांसेस के या तो एक्सपोनेंट्स के बारे में पूछता है कि कौन से इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स हैं, या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि इस डांस के फॉर्म और स्टेप्स क्या क्या होते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तिल्लाना से क्वेश्चन पूछता है, जाति स्वरम से क्वेश्चन पूछता है, जो आपके मल्टीपल क्लासिकल डांसेस के या तो स्टेप्स होते हैं या तो फॉर्म्स होते हैं, जिन्हें हम आज की क्लास में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। मैं प्रॉमिस करती हूँ ये क्लास आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में अगर क्लासिकल डांस से कोई भी क्वेश्चन आता है तो दिलाने वाला है। ठीक है, हम थ्योरेटिकल क्लास कर रहे हैं ये पूरा, यानी डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम एक क्लास में पीवाईक्यूज और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी क्लासिकल डांस वाले टॉपिक से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहली बात, डांस तो आप सभी को पता होगा, डांस किसे कहते हैं, नृत्य किसे कहते हैं। ठीक है, आपके एक्सप्रेशंस और बॉडी जो आपके जेस्चर्स होते हैं उसके थ्रू आपका डांस होता है, एक एक्सप्रेशन का तरीका होता है। अब आप डांसेस को भी क्लासिफाई करते हैं, एक होता है क्लासिकल डांस, एक होता है फोक डांसेस। अब क्लासिकल डांसेस हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो हम समझ लेते हैं कि आखिर क्लासिकल डांस और फोक डांसेस में मेजर डिफरेंसेस क्या आपको देखने को मिलेंगे। क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य जो आज का हमारी क्लास का टॉपिक रहने वाला है, उसका क्या होता है, आपको एक फिक्स्ड स्टेप्स होते हैं रूटेड इन टेम्पल्स एंड नाट्य शास्त्र। यानी इसके बारे में पहली बात तो हमें नाट्य शास्त्र जो कि आपका बहुत ही पुराना एक टेक्स्ट है, बहुत ही पुराना एक आपका साहित्यिक स्रोत है, उससे जानकारी मिल रही है। किसने? भरत मुनि ने इसे लिखा और इसमें आपको इन डांसेस के बारे में जानकारी मिल रही है। दूसरा हम बोल रहे हैं कि फोक डांसेस, ये क्या बात कर रहा है कि इनमें कोई भी रिचुअल्स नहीं है और ना ही ये किसी फिक्स स्टेप में बधा हुआ है। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हर क्षेत्र का अपना एक डांस फॉर्म है, वो अपने कल्चर को, अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी न किसी फॉर्म में डांस करते हैं, उसे ही फोक डांस कह रहे हैं। क्लासिकल डांस बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस के साथ होता है और किसी एक स्पेसिफिक रीजन से ओरिजिनेट होके टेम्पल कल्चर में ज्यादातर आपको देखने को मिलता है। जब आप फोक डांसेस की बात करेंगे तो ये आपको कहीं भी किसी भी फॉर्म में दिखाई देगा और इसमें कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं दिखाई देंगे आपको। हो सकता है कि इसके लिखित साक्ष्य भी ना मिले, यानी किसी भी लिटरेचर में इसके बारे में चर्चा भी ना दिखाई दे, लेकिन इसके विपरीत आपका क्या, जो क्लासिकल डांस है या फिर शास्त्रीय नृत्य है उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी मिलती है, उसके लिए टेक्स्ट मिलते हैं। आप बात करें इलांगो अदिगल की, जो शिल्पाधिकारम है, वो बात करती है कि भरतनाट्यम डांस उस टाइम पे हुआ करता था, संगम पीरियड के लिटरेचर्स इसके बारे में बात करते हैं। जबकि आप जब फोक डांसेस की बात करेंगे तो इसके कोई ऐसे स्पेसिफिक लिटरेचर नहीं दिखाई देते। अब हम बात करेंगे कितने टाइप के क्लासिकल डांसेस आपको देखने को मिलते हैं। आप फोक डांस की बात करेंगे तो हर स्टेट, हर रीजन से आपको 10 से 50 फोक डांसेस दिख जाएंगे। लेकिन जब आप क्लासिकल डांस की बात करते हैं तो पहला तो आपका जो संगीत नाटक अकादमी है उसके द्वारा 8 डांसेस को क्लासिकल डांस के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। सो आपके किसमें किया गया है, आपका जो नाट्य शास्त्र है, किसका, भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है उसमें भी 8 ही तरह के क्लासिकल डांसेस की बात की गई है। जबकि जब आप बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी जो आपका संस्कृति मंत्रालय है, उसने 9 डांसेस को क्लासिकल डांस की कैटेगरी में रखा है। वेट, इसमें से 8 आपके वही क्लासिकल डांस हैं जो बाकी आपके कहाँ लिखे हुए हैं, संगीत नाटक एकेडमी ने रिकॉग्नाइज किया है, और साथ ही आपके नाट्य शास्त्र में जिनकी चर्चा की गई है। कहाँ, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, याद रखिएगा भरत मुनि। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, नाट्य शास्त्र या फिर संगीत नाटक एकेडमी में रिकॉग्नाइज्ड 8 डांस है, तो फिर ये 9वां कहां से आया, एक यूनेस्को का रिकॉग्नाइज्ड आपका जो रीजनल डांस है, छऊ जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो पूर्वी भारत वाले क्षेत्र में परफॉर्म किया जाता है, इसके भी सब फॉर्म्स होते हैं, चाहे पुरुलिया की बात कर लें या फिर आप राउरकेला की, सरायकेला की बात कर लें, ये फॉर्म्स होते हैं छऊ के। और इसे ही कुछ लोग इसे सेमी क्लासिकल कहते हैं, लेकिन आपके जो संस्कृत मंत्रालय ने है इसे आपके 9वें यानी 9th क्लासिकल डांस के रूप में रिकॉग्नाइज किया है, इस पूरे आपके छऊ डांस को। ठीक है, 3 फॉर्म, तीनों ही इसमें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कि सोर्सेस क्या है।
पहला तो हमने रिकॉग्निशन देखा, 8 रिकॉग्नाइज्ड क्लासिकल डांस फॉर्म हो जाते हैं। जो भरत मुनि की आपकी नाट्यशास्त्र है उसमें जिनकी चर्चा है, और संगीत नाटक अकादमी ने उसे रिकॉग्नाइज किया है उन 8 को ही। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की बात करें तो 9 आपके रिकॉग्नाइज्ड क्लासिकल डांस, जिसमें से एक जो छऊ है ना उसे सेमी क्लासिकल कैटेगरी में रखा गया है। फिर हमें ये जानकारी कहाँ से मिल रही है, यानी किसने बताया कि ये डांस फॉर्म तब भी हुआ करते थे, तो वो आपके भरत मुनि का सबसे इंपॉर्टेंट लिखित रचना हो जाती है, जिसे हम 5th वेद के नाम से भी जानते हैं। क्या? नाट्य शास्त्र। किसने रचना की है, यानी किसने कंपोज किया है? भरत मुनि हो जाते हैं। इसे पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। अब पंचम वेद सब ने अपने अपने हिसाब से डिफाइन किया हुआ है। आप अलवार्स की बात करते हैं, उनका पंचम वेद अलग है। नयनार्स की बात करते हैं, उनका पंचम वेद अलग है। जबकि आपके नाट्य शास्त्र को भी, हालांकि आप क्लासिकल फॉर्म्स के ग्राउंड पे आप पंचम वेद इसे कह सकते हैं। इसके अलावा अभिनय दर्पण है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक। ये चोला डायनेस्टी से संबंधित ये लेखक हैं नंदिकेश्वर, इनके द्वारा लिखी गई आपके अभिनय दर्पण, जिसमें एक्सप्रेशंस की बात की जा रही है, स्टेप्स की बात की जा रही है कि डांस एग्जैक्टली होते क्या हैं, उन सब के बारे में। तो 2 इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क हो जाते हैं। एक भरत मुनि के द्वारा आपकी कंपोज्ड कौन सी बुक? नाट्य शास्त्र। दूसरी कौन सी? आपकी अभिनय दर्पण। किसने कंपोज किया है? तो नंदिकेश्वर। आपसे ये पूछ सकता है कि किस डायनेस्टी से संबंधित है, तो चोला डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे ये बुक लिखी गई थी। कौन सी? अभिनय दर्पण। इसमें प्रॉपर क्लासिकल डांसेस के नाम या फिर टाइप नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको एक्सप्रेशंस और जेस्चर के बारे में, यानी किस तरह से डांस आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चल इसके बाद हम देख लेते हैं आपका कि आखिर ये फिजिक्स क्या होता है, डांस की भौतिकी। क्या क्या चीजें आपके डांस को मतलब कैटेगराइज किस तरह से कर सकते हैं, या आप जब फेशियल एक्सप्रेशंस या फिर बॉडी जेस्चर्स की बात करते हैं, तो पहला हो जाता है नृत्य। नृत्य का मतलब क्या है? प्योर डांस, कोई एक्सप्रेशंस नहीं है। फिर आता है नृत्य, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। डांस और इमोशंस दोनों, यानी आपके बॉडी जेस्चर्स के साथ साथ आपके एक्सप्रेशंस, जब दोनों चीजें कंबाइन हो जाती है, फिर हम बात कर रहे होते हैं डांस की, जो आपके दिखाई देते हैं क्लासिकल डांस फॉर्म के रूप में। आप लोगों ने हिंदी पढ़ा होगा, हिंदी में आपने रस पढ़ा होगा। रस किससे रिलेटेड होता है? भाव, यानी एक्सप्रेशन से। उन सब का कंबाइंड, यानी बॉडी जेस्चर्स भी है, साथ में फेशियल एक्सप्रेशंस भी है, उसे हम नृत्य की कैटेगरी में रख रहे हैं, यानी डांस की कैटेगरी में। इसके बाद आपका नाट्य हो जाता है, ये ड्रामा होता है। ड्रामा यानी काइंड ऑफ थोड़े बहुत बॉडी जेस्चर्स होते हैं, ज्यादातर डायलॉग डिलीवरी होती है, उसे ही हम ड्रामा या फिर नाट्य कहते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज होती है। हमें क्या पढ़ना है आज? डांस यानी नृत्य कला जो होती है उसे। ठीक है, अब ये हैं आपके 9 भाव, एक्सप्रेशंस। रस पढ़ा होगा आपने, बहुत सारे रस होते हैं। मेजर आपके 9 रस जो रिकॉग्नाइज्ड रस माने जाते हैं, और उन 9 एक्सप्रेशंस को किसी न किसी शब्द में बोला जाता है। जैसे आप मान लीजिए आपका एक भाव है, जैसे प्रेम कह रहे हैं, लव कह रहे हैं, उसे एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? उस रस को, उस एक्सप्रेशन को हम श्रृंगार रस कह रहे हैं। ठीक है, आप कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन देखिए, हो सके तो आप एक्सप्रेशन दे दे के भी विजुअलाइज करिए कि ये एक्सप्रेशंस यानी ये 9 रस किस तरह से आपके एक्सप्रेशंस को डिफाइन करते हैं। इसके बाद ये कह रहा है कि हेरोइज्म यानी किसकी? आपके वीरता को दिखाने के लिए वीर रस, यानी आप एक्सप्रेशन देख रहे होंगे कि थोड़ा वीरता वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है। साथ ही फिर करुण, यानी आप दुखी हैं, आप शोक यानी किसी ट्रेजेडी से ग्रसित हैं, तो आपका करुण रस जो दिखाई देता है, यानी करुणा वाला भाव, करुणा वाला एक्सप्रेशन, उससे संबंधित हो जाता है। फिर एक हो जाता है क्रोध, रौद्र, भगवान शिव का एक रूप माना जाता है रौद्र, और उसी से आपका क्रोध को डिफाइन किया जाता है। यानी एंगर वाला जो एक्सप्रेशन होता है, एंगर वाला भाव होता है, उसे किस तरह से? रौद्र रूप में, यानी रौद्र एक्सप्रेशन के थ्रू आप डिफाइन करते हैं। एक है घृणा, जुगुप्सा की बात करें, विभत्सता इसे कहते हैं, और इसे विभत्स भाव से ही दर्शाया जाता है। ये जब मैं हिंदी बोल रही हूं तो आपको ये इंग्लिश यानी रोमन में भी यही लिखना पड़ेगा, विभत्स ही लिखना पड़ेगा, रुद्र को रुद्र ही लिखना पड़ेगा, और वीर को वीर ही लिखना पड़ेगा। ये एक्सप्रेशंस हैं आपके। ठीक है, इसके अलावा हास्य, हंसी, यानी आप जब खुश हैं, इस तरह के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए हास्य रस या फिर हास्य भाव का उपयोग किया जाता है। भय, जब आप बहुत ही ज्यादा भयभीत होते हैं, तब आपका क्या भाव होता है? उसे भयानक एक्सप्रेशन या फिर भयानक भाव के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपको एक कौन सा, ठीक है,
ये सौंदर्य होता है शांत, ठीक है। इसके अलावा शांत यानी पीस की मुद्रा, तो बेसिकली 9 रस 9 भाव और इन सारे ही भावों, सारे ही एक्सप्रेशंस को ये जो क्लासिकल डांसेस हैं उनके माध्यम से दर्शाया जाता है और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कब, कहाँ पे, किस जेस्चर के साथ कौन सा एक्सप्रेशन आना चाहिए, इसका ना जो एप्रोप्रिएशन होता है, किस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे, इसीलिए क्लासिकल डांसेस को बहुत ही मुश्किल और बहुत टफ बताया जाता है। अब हम देखते हैं आपके जो नाट्य शास्त्र में 8 क्लासिकल डांस लिखे गए हैं, जो आपके किसने, संगीत नाटक अकादमी ने भी रिकॉग्नाइज किया है कि ये क्लासिकल डांसेस हैं, बहुत मुश्किल है और कुछ क्षेत्रों तक ही ये सीमित हैं। पहला आपको भरतनाट्यम, ओल्डेस्ट, पहली बात तो ये देख लीजिए कि ये ओल्डेस्ट है, यानी सबसे पुराना क्लासिकल डांस में से एक हो जाता है भरतनाट्यम। स्टेट याद करना पड़ेगा, तमिलनाडु, आप भरतनाडु से याद कर सकते हैं। मैंने जितने भी क्लासिकल डांसेस के इनिशियली याद किए थे तो भरतनाडु आपका भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाडु मैंने याद किया था, तो भरतनाट्यम और तमिलनाडु इन दोनों को मिला के भरतनाडु से याद किया था। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट एक फॉर्म हो जाता है जिसे एकहार्य कहा जाता है, ठीक है। ये अक्सर क्वेश्चन में पूछता है कि एकहार्य फॉर्म जो होता है वो किस क्लासिकल डांस से जुड़ा हुआ है, तो वो आपका एक जब सिंगल व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला डांस आपका हो जाता है कौन सा, भरतनाट्यम, और इसे ही एकहार्य कहा जाता है। एकहार्य का मतलब क्या है, एक व्यक्ति द्वारा यानी सिंगल आपके जो पर्सन होते हैं उनके द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला डांस एकहार्य कहलाता है और उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपका भरतनाट्यम हो जाता है। ओल्डेस्ट है, कहाँ का है, तमिलनाडु का है। क्या कहा जाता है, यानी इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या कहा जाता है, एकहार्य कहा जाता है। अब ये एक चीज और याद रखनी होगी, अग्नि यानी सिंबल क्या है इसका, फायर, अग्नि से सिंबलाइज किया जाता है आपके भरतनाट्यम जो डांस है। इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्रा या फिर जेस्चर की बात करें उसे कटक मुखहस्त मुद्रा कहते हैं। कौन सी, कटक मुखहस्त मुद्रा। कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। कौन सा डांस, भरतनाट्यम, कहां से, तमिलनाडु से, और ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म हो जाता है। और दूसरी बात, एकहार्य इसी का एक फॉर्म हो जाता है। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था, सादिरट्टम, दासियट्टम। अब दासियट्टम क्यों कहा जाता है, आप जब टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ते हैं या फिर आप कल्चर पढ़ते हैं इंडिया का, तो देवदासी प्रथा दिखाई देती है। और ये देवदासीज होती कौन थी, जो आप आजीवन मंदिरों में, मतलब मंदिर में, मतलब भगवान की सेवा के लिए लगाई जाती थी। बाद में इसमें मिस प्रैक्टिस शुरू हो गई, इनके साथ गलत कर्म होने लगे या फिर कुछ इस तरह की एक्टिविटीज की वजह से देवदासी प्रथा को इलीगल बता दिया गया। ये ब्रिटिश पीरियड में आपका देखने को मिलता है कि देवदासी प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। पर देवदासी जो होती थी ओरिजिनली, यानी जो इनका ऑब्जेक्टिव होता था, ये सिर्फ मंदिर में सेवा, यानी देवता जो होते थे उनकी सेवा के लिए एक दासता, मतलब आप कह सकते हैं ईश्वर के साथ कनेक्ट करने के लिए एक बहुत प्योर पायस प्रैक्टिस हुआ करती थी इनिशियल फेज में। तो उसी नाम से इनिशियली ये डांस कहाँ किए जा रहे हैं, मंदिरों में किए जा रहे हैं। किसके द्वारा किए जा रहे हैं, देवदासियों के द्वारा किए जा रहे हैं, इसीलिए इसे दासियट्टम और सादिर अट्टम भी कहा जाता है। ये सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब आप देखो कि ये प्रेजेंट कैसे किया जाता है, यानी कहां से स्टार्ट होता है, हर चरण, हर स्टेज को आपको अब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है। एक बार ये जाति स्वरम से क्वेश्चन पूछा था, एक बार तिल्लाना से क्वेश्चन पूछा था। तो आपको पता होना चाहिए कि कब किस स्टेप पे क्या महत्व होता है। डांस कौन सा है, भरतनाट्यम है, कहाँ का, तमिलनाडु का, ठीक है। ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म हो जाता है, याद रखिएगा। सादिर अट्टम या फिर दासी अट्टम के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। कटक मुद्रा आपकी सबसे, सॉरी, कटक मुखहस्त मुद्रा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जेस्चर हो जाता है। किस चीज से सिंबलाइज किया जाता है, अग्नि यानी फायर से सिंबलाइज किया जाता है। स्टेप देखो, पहला शुरू हो रहा है डांस कब, अला रिपू के थ्रू, याद रखिएगा। अला जाति शब्द वर्ण पदम तिल्लाना और मंगलम, ये 7 स्टेप दिखाई देते हैं। पहला स्टेप कौन सा है, अला रिपू। यहाँ पे भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करके इस डांस को परफॉर्म किया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि ये टेम्पल्स में परफॉर्म किए जाते थे, बाद में इसे स्टेज पे लाया गया, यानी जो मतलब इस तरह से स्टेज वगैरह पे परफॉर्म किए जाते थे, इनिशियली वो देखने को नहीं मिलता, ये मंदिरों में किए जाते थे। पहला स्टेप अला रिपू, क्या हो रहा है, ओपनिंग हो रहा है, यानी डांस शुरू हो रहा है। इसके बाद जाति स्वरम, शुद्ध नृत्य गति यानी प्योर मूवमेंट से संबंधित हो जाता है। फिर शब्दम आता है जिसमें आप भाव यानी अपने एक्सप्रेशंस को भी शो कर रहे हैं, याद रखिएगा। नृत्य, नाट्य, सॉरी, नृत्य और नाट्य, हमने 3 फॉर्म्स देखे थे। पहला ये कौन सा चल रहा है, नृत्य वाला, ठीक है। इसमें कह रहा है कि सिर्फ मूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि अब दिखाई दे रहा है नृत्य, यानी भक्ति भाव की अभिव्यक्ति भी अब होने लगी है। फिर आपका भाव आता है वर्णम,
चौथा भाग है, यानी चौथा स्टेज हो जाता है आपका वर्णम। और ये नृत्य और अभिनव दोनों अब प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं, यानी आपके बॉडी जेस्चर के साथ आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी दिखाई दे रहा है। आपसे वर्णम से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा स्टेप आपका दोनों से ही संबंधित है, यानी नृत्य और अभिनय, यानी आपके बॉडी जेस्चर के साथ फेशियल एक्सप्रेशन भी महत्व रखता है। कौन सा स्टेज हो जाता है आपका, या फिर कौन सा स्टेप हो जाता है, तो फोर्थ और वर्णम स्टेप हो जाता है। ठीक है, इसके बाद पदम हो जाता है स्टोरी टेलिंग, इमोशंस के थ्रू, यानी आप एक्सप्रेशंस भी दे रहे हैं, साथ में एक स्टोरी टेलिंग का स्टेप चल रहा होता है। तिल्लाना सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्लोजिंग पर पहुंच रहा है। तिल्लाना आपका कर्नाटिक म्यूजिक का भी एक फॉर्म हो जा रहा है। जब कर्नाटिक म्यूजिक आप देखते हैं तो ये कहीं ना आपके सारे ही कर्नाटिक म्यूजिक, क्योंकि आपके कर्नाटिक म्यूजिक के थ्रू ही आपका ये परफॉर्म किया जा रहा है। जो भी क्लासिकल डांसेस हैं सदर्न इंडिया के, यानी दक्षिण भारत के, चाहे आप भरतनाट्यम की बात करें या फिर बाकी केरला के जो दो आपको कुचिपुड़ी नहीं, केरला के दो मोहिनी अट्टम या फिर कथकली की बात करें, तो कर्नाटिक म्यूजिक पर ही परफॉर्म किए जा रहे हैं। और ये सारे स्टेप्स आपके कर्नाटिक म्यूजिक के ही दिखाई दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तिल्लाना है, बहुत ही स्पीड से एक फास्ट पेस्ड, यानी पैर का आपका जो मूवमेंट हो जाता है वो बहुत तेज हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कर्नाटिक म्यूजिक में तिल्लाना का मतलब तिल्लाना की स्पीड रहती है, फास्टेस्ट मूव आपका माना जाता है तिल्लाना को। इसके बाद मंगलम हो जाता है, यानी समाप्ति। 7 स्टेप्स हैं, सारे ही स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। जाति स्वरम से भी पूछ चुका है, वर्णम से भी पूछ चुका है, तिल्लाना से। हालांकि इनमें से कुछ कर्नाटिक म्यूजिक के फॉर्म में उनने पूछा था, लेकिन आपसे डांस के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स, यानी कौन कौन से कलाकार हैं, कौन कौन से आपके डांसर्स हैं जो इस पर्टिकुलर, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, आपकी भरतनाट्यम की, ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस, उससे संबंधित हैं, या फिर उसको रियलाइव करने में, या फिर उसको फेमस करने पे, या फिर मंदिरों से बाहर निकालने में किनका क्या योगदान रहा। सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है रुक्मणी देवी अरुंडेल। इन्होंने कला क्षेत्र इंस्टीट्यूशन की स्थापना की थी 1936 में, जिसका मेन काम ही था कि जो क्लासिकल डांसेस हैं उसमें से भी ओरिजिनली आपका जो भरतनाट्यम है उसका क्या करना, प्रचार प्रसार करना। पद्मा सुब्रमण्यम करण गतिविधि के रिसर्च के लिए, यानी आपका एक नया स्टेप ऐड ऑन करने के लिए जानी जाती है। कौन, पद्मा सुब्रमण्यम जी। सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी रुक्मणी देवी अरुंडेल है। कला क्षेत्र की स्थापना कब की थी, 1936 में। ठीक है, इसके अलावा मृणालिनी और मल्लिका साराभाई दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने दर्पणा एकेडमी की स्थापना की थी, ये भी क्लासिकल डांस से संबंधित हो जाती है। यामिनी कृष्णमूर्ति जी की बात करें तो तिरुमाला मंदिर की निवासी नर्तकी, ये आपकी सबसे लास्ट ऐसी डांसर कही जाती है या फिर बताई जाती है जो लास्ट, ये जो आपका मंदिर से संबंधित ये आपके डांसेस हुआ करते थे ना, वहां पे परफॉर्म करने वाली आखिरी हो जाती है। कौन, यामिनी कृष्णमूर्ति। इसके अलावा सोनल मानसिंह सबसे कम उम्र की पद्म विभूषण प्राप्त करता, किस डांस के लिए, भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है। 2003 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किसे, सोनल मानसिंह, यंगेस्ट डांसर के रूप में इन्हें इस तरह से सम्मानित किया गया। नर्तकी नटराज आपकी ट्रांसजेंडर कलाकार या फिर ट्रांसजेंडर एक्सपोनेंट के रूप में, जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। तो ये सारे ही जो आपके एक्सपोनेंट्स हैं या फिर कलाकार हैं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। पुनरुद्धारक या फिर रिवाइवलिस्ट के रूप में आपके ई कृष्ण अय्यर, अरुंडेल जी तो हो ही जाते हैं, साथ ही बाला सरस्वती जी। ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। कैसे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर याद करने पड़ेंगे कि इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा और ये किस डांस फॉर्म से संबंधित है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो उसमें भी रिवाइज हो जाएगा। अब मैंने बोला कि आपके जो सबसे ओल्डेस्ट डांस है कौन सा, आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ना कई बार इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लेता है। BHA यानी भ से आपका भाव, र से राग और त से ताल। ठीक है, भाव राग ताल से संबंधित आपका क्या हो जाता है, भरत, और इसी से बना है भरतनाट्यम। कहाँ पे ओल्डेस्ट जानकारी मिल रही है, संगम लिटरेचर्स में जानकारी मिल रही है आपको। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप लोगों को PDF मिल जाएगा। संगम लिटरेचर्स है कौन से, पहला आपका शिलप्पाधिकारम है। शिलप्पाधिकारम किसने लिखी थी, जल्दी से बताइए। शिलप्पाधिकारम लिखी थी आपके एलांगो आदिगल ने। किसने, एलांगो आदिगल। ठीक है, इसके बाद दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट लिटरेचर हो जाता है, मणिमेखलाई। ठीक है, मैं लिख इस ले रही हूं क्योंकि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, बाकी आप लोगों को PDF में ये प्रॉपर दिखाई देगा। कौन सा आपका दूसरा, मणिमेखलाई, किसने लिखा था, शीतलय सतनार ने। ठीक है, मणिमेखलाई जिसकी रचना किसने की थी, शीतलय सतनार ने।
शीतले सत्नार, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स हो जाते हैं जिन्होंने आपके किसके बारे में, भरतनाट्यम के बारे में जानकारी दी। ये तमिल एपिक्स हो जाते हैं किस टाइम पे, संगम लिटरेचर्स, सबसे इंपॉर्टेंट या फिर ओनली बचे हुए लिटरेचर्स में से कुछ एक आपका शिलप्पातिकारम हो जाता है, और दूसरा कौन सा, मणिमेखलाई हो जाता है। हो सकता है हैंडराइटिंग समझ में ना आ रही हो, ये जरूर याद रखिएगा कि कहाँ पे चर्चा मिलती है। ओल्डेस्ट आपका क्लासिकल डांस फॉर्म हो जाता है। हमने ऑलमोस्ट एक क्लासिकल डांस को डिस्कस कर लिया, कौन सा, भरतनाट्यम। स्टेट कौन सा, तमिलनाडु। किस नाम से जाना जाता है, सादिराट्टम और दासियाट्टम, ठीक है, ये याद रखिएगा। साथ ही आपको कुछ क्लासिकल डांस जो आपकी कौन सा ये डांस है, भरतनाट्यम, इसके एक्सपोनेंट कौन से हो जाते हैं, रुक्मणी देवी अरुंडेल 1936 कला क्षेत्र की स्थापना की थी, ठीक है। इसके अलावा ई कृष्ण अय्यर हो जाते हैं जिन्हें रिवाइवलिस्ट माना जाता है। इसके अलावा आपकी कौन हो जाती है, सोनल मानसिंह, यंगेस्ट एक्सपोनेंट जिन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब हम दूसरा डांस देखते हैं, कुचिपुड़ी। अब इसमें क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुचिपुड़ी, इसे कैसे याद रखेंगे, उसे हमने कैसे याद किया था, जो आपका तमिलनाडु वाला था, भरतनाडु करके, भरतनाट्यम तमिलनाडु, इसे आप आधी पूड़ी से याद कर सकते हैं, ठीक है, कोई बुरा नहीं मानेगा। आधी पूड़ी यानी कुचिपुड़ी, ठीक है, पूड़ू नहीं पूड़ी, ठीक है। चलिए, आधी पूड़ी यानी कुचिपुड़ी से आप याद रख सकते हैं आंध्र प्रदेश और कुचिपुड़ी, ये तो स्टेट तो आपको याद हो गया, ठीक है। इसके बाद आप बात करेंगे कि इसका ओरिजिन कहां से माना जाता है। यक्षगान, यक्षगान ना आपका एक नाटक है, नाटक यानी ड्रामा फॉर्म जो होता है, कहाँ का, कर्नाटका का। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कहां से ओरिजिनेटेड माना जाता है आपका जो कुचिपुड़ी है, या फिर किस ड्रामा से संबंधित है, तो यक्षगान जो कि कर्नाटका से ओरिजिनेटेड है उससे संबंधित है। ये आपका पूरा, इसका पूरा पहले का क्या नाम है, भागवत मेल नृत्य के नाम से इसे जाना जाता है। आधुनिक रूप विकसित किया तीर्थ नारायणपति और सिद्धेंद्र योगी द्वारा, यानी जो अभी आपको रिसेंट फॉर्म या फिर अभी आधुनिक मॉडर्न फॉर्म देखने को मिलता है, उसको डेवलप करने का क्रेडिट किसको जाता है, तो तीर्थ नारायण जी और आपके सिद्धेंद्र योगी, ठीक है, ये भी याद रखना पड़ेगा। पहला हमने देखा भरतनाट्यम किसको सिंबलाइज कर रहा है, फायर यानी अग्नि को। अब आपको कुचिपुड़ी किसे सिंबलाइज कर रहा है, पृथ्वी को। इसकी एक विशेषता होती है, जैसे हम तरंगम कहते हैं, पीतल की थाली पर नृत्य करते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपकी कुचिपुड़ी डांसर है, कुचिपुड़ी एक्सपोनेंट है जो पीतल की थाली पर डांस कर रही है। और इस फॉर्म, इस आपके जो स्टेप है, इसे क्या कहा जाता है, तरंगम के नाम से जाना जाता है। किससे संबंधित यानी किससे सिंबलाइज किया जाता है कुचिपुड़ी को, तो वो अर्थ यानी पृथ्वी को सिंबलाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये याद हो गया। यक्षगान इसका ओरिजिनल यानी इससे यक्षगान से इन्फ्लुएंस्ड आपका कुचिपुड़ी डांस बताया जाता है, कहाँ का हो जाता है, आंध्र प्रदेश का हो जाता है। इसका ओरिजिनल नाम क्या है, यानी पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, ये तो भागवत मेला नृत्य के नाम से जाना जाता था। इसे पीतल की थाली पर किया जाता है। जिस विशेषता या फिर जिस स्टेप को क्या कहते हैं, तरंगम, याद रखिएगा। इनमें से कोई भी चीज भूली तो आप ही लोगों की खैर नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो एक्सपोनेंट्स हैं या फिर उस्ताद कह सकते हैं, वेम्पति चिन्ना सत्यम। इन्होंने, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने मंच पर लाया इस डांस को, यानी इसको मॉडर्नाइज किया। इसके अलावा आपके वेदांतम सत्यनारायण शर्मा है जो स्त्री पात्रों के अभिनय के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कपल है राजा और राधा रेड्डी, जो किस डांस के लिए जाने जा रहे हैं, कुचिपुड़ी। अब ये भगवान विष्णु से संबंधित डांस हो रहे हैं, भगवान विष्णु जी के लाइफ से संबंधित ज्यादातर डांस हो रहे हैं। राजा और राधा रेड्डी इसके सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट हो जाते हैं, किसके, कुचिपुड़ी के। कहाँ का डांस है, आंध्र प्रदेश का, जिसे हम तरंगम के नाम से भी जानते हैं। कुछ आपके जो हैंड जेस्चर्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये अनुग्रह की परंपराएं बात होती है, ठीक है। आपके जितने भी क्लासिकल डांस की बात करेंगे तो उसमें हैंड जेस्चर्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपसे बहुत पॉसिबिलिटी नहीं, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि इमेज दे देता है, या तो जो बुद्धा हैं उनके हैंड जेस्चर्स पूछ लेता है, या फिर डांस के वनडे एग्जाम में ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। हमने दो क्लासिकल डांस देख लिए, भरतनाट्यम ओल्डेस्ट, उसके बाद हमने कुचिपुड़ी, सारे ही डायमेंशंस देख लिए। अगर भूल रहे हो तो दोबारा देख लेना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आगे के तीन और क्लासिकल डांस, कौन सा, ओडिसी देखेंगे, कथक देखेंगे और मोहिनी अट्टम। दो कौन से हो चुके हैं, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ठीक है, भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे ओडिसी। ओडिसी कहाँ का होगा, ओडिशा का होगा। इसके लिए तो आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओडिशा यानी आपका जो पूर्वी भारत है वहां पे देखने को मिलता है ओडिसी डांस फॉर्म।
तरंग मूर्ति यानी फ्लूइड स्कल्पचर। आप इस डांस के जेस्चर को देखिए, बॉडी के जेस्चर को देखिए, आपको समझ आएगा कि ये पूरी तरह से किस चीज को फॉलो करने का कोशिश कर रहा है, जो आपकी मूर्ति कला देखने को मिलती है। एंशिएंट में देखेंगे आपको बहुत सारी मूर्तियां देखने को मिलती हैं, उसी से संबंधित हो जाता है। एक और चीज इसे बोलते हैं क्या, इसे हम एक और टर्म से बोलते हैं, ठीक है। प्रारंभ में भगवान जगन्नाथ के मंदिरों से महारियों के द्वारा किया जा रहा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका ओडिसी डांस किससे संबंधित है, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए थे। उसमें ऑप्शन दिया था कि महाराज, महारीज, और उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि जो लड़कियां यानी जो महिलाएं ओडिसी डांस को परफॉर्म करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, महारी या फिर महारीज कहा जाता है। कहाँ परफॉर्म होता था ओरिजिनली, तो ये जगन्नाथ टेम्पल में आपको देखने को मिलता है। भगवान जगन्नाथ जी से संबंधित है या फिर उनके सम्मान में ये डांस देखने को मिलता है। फायर आपका कौन सा सिंबलाइज करता है डांस, फायर को, तो वो आपका भरतनाट्यम हो जाता है। पृथ्वी या अर्थ की बात करें तो कुचिपुड़ी। ये जो आपका ओडिसी है, अभी हमने देखा कि फ्लूइड स्कल्पचर की बात कर रहा है, जल का प्रतीक है। किस चीज को, किस एलिमेंट को, 5 एलिमेंट्स के बेसिस पे आपको जो साउथ के डांसेस है ना, यानी आपके जो क्लासिकल डांसेस हैं वो सिंबलाइज कर रहे हैं। ओडिसी डांस आपको जल यानी वाटर यानी फ्लूइड को सिंबलाइज कर रहा है, जो 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में से एक हो जाते हैं। पहला फायर की जब बात करते हैं भरतनाट्यम हो जाता है। दूसरा हम किसकी बात करते हैं, आपके जो कुचिपुड़ी हुआ, उसे अर्थ या फिर पृथ्वी से सिंबलाइज कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं इनिशियली जो ओडिसी डांस है वो क्या महिलाओं के वेश में युवा लड़के करते थे, और अभी आधुनिक ओडिसी जो है उसका अग्रदूत भी उन्हें ही कहा जाता है। लड़के यूजुअली जो डांस करते थे इसको महिलाओं के वेश में, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नारायण तीर्थ द्वारा रचित श्री कृष्ण लीला तरंगिनी इस डांस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स या फिर किसके रूप में, लिटरेरी रिलेशन के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा इमेज भी याद रखेंगे। अब हम देखते हैं, अभी हमने देखा 7 स्टेप भरतनाट्यम डांस में, अब ओडिसी डांस में भी आपको 5 स्टेप दिखाई देगा, याद रखना पड़ेगा। कौन कौन से हैं आपके, कौन कौन से आर्किटेक्चर्स हैं या फिर क्या क्या, शुरू कहां से हो रहा है, मंगलाचरण। अब मंगलम और मंगलाचरण में कंफ्यूज मत होइएगा। मंगलम आपका लास्ट स्टेप हो रहा था, किसका, आपका भरतनाट्यम का। यहाँ पे मंगलाचरण यानी शुरू हो रहा है, भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हुए स्टेप शुरू हो रहा है। उसके बाद बटु नृत्य होगा, मूर्तिकला जैसी मुद्राओं के साथ शुद्ध नृत्य। स्टेप्स कैसे हो रहे हैं, टिपिकल इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन स्कल्पचर्स जो है उस फॉर्म में आपको दिखाई देगा ओडिसी डांस। इसके बाद आपको पल्लवी दिखाई देगा, सुंदर गतिविधियों के साथ विस्तृत लय नृत्य और अभिनय। अभिनय सिंपली स्टोरी टेलिंग हो जाता है, भगवान कृष्ण से रिलेटेड जो भी स्टोरीज रहती हैं, जो भी कृष्ण कथा रहती है, उन सबको इसमें क्या किया जाता है, स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। फिर अंतिम लिबरेशन, आध्यात्मिक मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये 5 स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे। ओडिसी डांस है, ओडिशा स्टेट से देखने को मिलता है। और मंगलाचरण, बटु, पल्लवी, अभिनय और मोक्ष, ये कम से कम पहला और आखिरी तो याद ही रखना पड़ेगा, मंगलाचरण और मोक्ष। अब ये क्लासिकल डांसेस ना किस चीज के लिए होते थे, लिबरेशन, मोक्ष के लिए, भगवान से कनेक्ट करने का एक तरीका होता था डांसेस के माध्यम से या फिर म्यूजिक के माध्यम से। उसी में से आपके क्लासिकल डांसेस हैं। अंतिम आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, आप जो इतने मुश्किल डांसेस कर रहे हो उसका अंतिम ऑब्जेक्टिव मोक्ष यानी लिबरेशन की प्राप्ति हो जाता है। ओडिसी के सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स यानी जिन्हें पिलर कहा जा रहा है, पिलर कहा जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट होंगे। ये आपके हो जाते हैं आदिगुरु पंकज चरण, यहाँ पे इमेज थोड़ी सी अलग लग गई है, ओडिसी के पहले आदिगुरु माने जाते हैं। रिवाइवलिस्ट किन्हें कहा जाता है, जिन्होंने रिवाइव किया, केलुचरण महापात्रा सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट हो जाते हैं केलुचरण महापात्रा जी, किसके, ओडिसी डांस के, ये इन्होंने रिवाइव किया था इसीलिए। इसके अलावा प्रोतिमा गौरी जी हो जाती है जो ओडिसी डांस जो कि ओडिशा का है, इसे कहाँ विस्तारित करी है, दक्षिण क्षेत्रों में, कर्नाटक में नृत्य ग्राम, नृत्य की स्थापना की, एक विलेज स्थापना की, कहाँ, कर्नाटका में, जिसका नाम ही नृत्य ग्राम है, और वहां पे ओडिसी डांस का प्रचार प्रसार कर रही है, यानी वहां के लोगों को ओडिसी डांस सिखा रही है। कौन कौन, आपके आदिगुरु पंकज चरण दास, केलुचरण महापात्रा और प्रोतिमा गौरी, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट हो जाते हैं किस डांस के, ओडिसी के। ओडिसी के भी आपको मंगलाचरण से लेके मोक्ष तक 5 ही स्टेप्स भी याद रखने होंगे, जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को भी शायद आप लोगों ने कभी ना कभी तो देखा होगा, कथक उत्तर भारत का है। उत्तर भारत आपके
स्टोरी टेलिंग फॉर्म में। उत्तर भारत का एकमात्र क्लासिकल डांस आपका हो जाता है कौन सा? कथक। अब ये उत्पत्ति या फिर ओरिजिन की बात करें तो कथा यानी कहानी सुनाना, स्टोरी टेलिंग से इसकी शुरुआत हुई। सबसे ज्यादा समृद्ध कब दिखाई देता है? अब आप सभी जानते हैं उत्तर भारत आपके विदेशियों के प्रभाव से बहुत ही ज्यादा प्रभावित रहा। चाहे आप इनिशियली बात कर लें कि बहुत सारे इंडो ग्रीक्स आ रहे हैं, शक आ रहे हैं, कुशानाज आ रहे हैं। मिडाइवल पीरियड में आपको कौन? इस्लामिक कल्चर दिखाई दे रहा है, पहले पर्शियन फिर मंगोल यानी मुगलों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। और उन्हीं के टाइम पे ही आपका एक फ्यूजन दिखाई देता है कथक डांस में, तो वही आपको सबसे ज्यादा फ्लरिश्ड दिखाई देता है। कहा जाता है कि अवध के नवाब जो वाजिद अली शाह थे उनके टाइम पे सबसे ज्यादा फ्लरिश्ड फॉर्म दिखाई देता है, जो कि आपका एक फ्यूजन दिखाई दे रहा है। ठीक है, पर्शियन और आपका जो मुगल्स थे उसके साथ साथ इंडियन एलिमेंट का एक फ्यूजन दिखाई देता है। किसके टाइम पीरियड में? वाजिद अली शाह जो कि अवध का एक नवाब हुआ करता था। ठीक है, हाँ नवाब हुआ करता था। चलिए प्रमुख घरानाज की बात करें। अब आपको कथक में ना घरानाज दिखते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि घराना का मतलब क्या होता है। घराना का मतलब ये होता है कि जो उस किसी पर्टिकुलर डांस फॉर्म को संरक्षित करते हैं। अब संरक्षित करने के लिए क्या करना होता है? उस डांस फॉर्म के या फिर उस आर्ट फॉर्म के जो भी एक्सपोनेंट्स होते हैं, जो भी प्रमुख व्यक्ति होते हैं, उनको संरक्षण प्रदान करना, उनको सम्मान प्रदान करना, ताकि वो इस कल्चर, इस कस्टम को आगे बढ़ा सके, उसे ही घराना सिस्टम कहते हैं। अब जब आप क्लासिकल डांस फॉर्म में घराना सिस्टम बोलेंगे तो कथक डांस फॉर्म में घराना सिस्टम क्या था? 3 घराना आपको देखने को मिलता है, एक लखनऊ घराना, एक जयपुर घराना, एक बनारस घराना। तो अगर कभी आपसे कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या कथक डांस सिर्फ उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस था? नहीं, पूरे उत्तरी भारत में देखने को मिलता है। राजस्थान का भी एक घराना इसके कंजर्वेशन और इसके प्रमोशन के लिए जाना जाता है। हालांकि थोड़े थोड़े आपको क्या देखने को मिलेंगे, जो मतलब उसके स्टेप्स हैं या फिर उसका कल्चर है, कस्टम है, वो वेरी करता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले हम लखनऊ घराना की बात करते हैं। स्थापित किसने किया था? फाउंडर कौन थे? ईश्वरी प्रसाद। इसमें अभिनव यानी भावों पर ज्यादा जोर दिया गया है। किस चीज की बात करें? एक्सप्रेशंस की। जो हमने शुरू में देखा कि 9 रस हैं, उसी के हिसाब से भाव हैं और वही आप एक्सप्रेस करते हो थ्रू डांसेस। इसके बाद आपको दूसरा यानी जयपुर घराना, भानुजी महाराज संस्थापक यानी फाउंडर हो जाते हैं। ओजपुट यानी क्या बात कर रहा है कि वेरियस फुटवर्क्स के लिए जाना जाता है आपका जयपुर घराना। बनारस घराने की बात करें तो जानकी प्रसाद संस्थापक हो जाते हैं। सुंदर गति और भक्ति शैली, बनारस भक्ति, ठीक है, याद रहेगा ना, भक्ति स्टाइल के लिए जाना जा रहा है आपका बनारस घराना। और बनारस तो भोले बाबा की नगरी है ही। ठीक है, चलिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है अगर आप कथक क्लासिकल डांस की बात करते हैं? घुंघरू। घुंघरू और फुटवर्क जो होता है, तात थई तई करके कुछ ऐसा स्टेप होता है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रही हूँ, तात तई थई करके, है ना, उसके लिए जाना जाता है आपका क्या? कथक। क्या घुंघरू सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो रही है? कुछ इस तरह से भारी घुंघरू होते हैं और साथ ही अनारकली सूट, लड़कियों को पता होगा, अनारकली टाइप का कुछ घेरदार सूट पहना जाता है कथक डांस में। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एसएससी कुछ भी पूछ सकता है। इसके अलावा जब सितारा देवी की बात करेंगे तो इम्प्रेस ऑफ कथक कहा जाता है, यानी कथक की क्वीन, कथक की साम्राज्ञी के रूप में सितारा देवी को कहा जाता है। इसके अलावा बिरजू महाराज जी हो जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। इनका क्यों? कालका बिंदादिन घराना जो है ना, उसके फाउंडर के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही उन्होंने कलाश्रम स्कूल की भी स्थापना की थी। कब? 1995 है शायद। कलाश्रम स्कूल की बात करें तो आपके जो कथक डांस है उसके प्रमोशन और उसके उससे मतलब उस बच्चों को सिखाने के लिए ये डांस कौन सा? कलाश्रम स्कूल 1995 में देखने को मिलता है। कथक की साम्राज्ञी या फिर क्वीन ऑफ कथक किसे कहा जाता है? सितारा देवी को। सबसे इंपॉर्टेंट, लक्ष्मू महाराज जी न सिर्फ कथक डांस के इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है बल्कि बॉलीवुड में कोरियोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। मोहे रंग दे लाल या फिर बाजीराव के बहुत सारे गानों में भी उन्होंने, बाजीराव मस्तानी एक मूवी आई थी ना, उसमें भी बहुत सारे गानों में भी उन्होंने ही कोरियोग्राफी की है। तो लक्ष्मू महाराज जी आपके बॉलीवुड से भी संबंधित हो जाते हैं। ठीक है, कथक डांस के सारे डायमेंशंस हो गए। एक एलिमेंट घुंघरू सबसे इंपॉर्टेंट। इसके अलावा रैपिड फुटवर्क यानी तेज तेज जो पैरों की थाप होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाती है। ता ते थे करके जो धुन होती है उस पे। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है, ता ते थे भी आप लोगों को धुन वुन भी याद करनी पड़ेगी। इसके बाद आ जाता है मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम मायाविनी नृत्य। मायाविनी, मोहिनी किसका नाम था? भगवान विष्णु।
भगवान विष्णु का एक फॉर्म, एक रूप होता है। आप सभी को पता होगा समुद्र मंथन की कहानी, वहां पे जब अमृत चला जाता है किसके पास, राक्षसों के पास यानी असुरों के पास, तो भगवान विष्णु जी मोहिनी का रूप रखते हैं अमृत यानी नेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उसी से लिंक्ड है आपका ये मोहिनी अट्टम डांस। कहाँ का है, केरला का है। केरला से आपको दो क्लासिकल डांस फॉर्म देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मोहिनी अट्टम हो जाता है। मोहिनी स्वरूप किसका है, भगवान विष्णु का, जो आपका समुद्र मंथन था उससे रिलेटेड स्टोरी को दिखाया जाता है। ठीक है, विष्णु जी के स्त्री अवतार यानी स्त्री फॉर्म जो फीमेल अवतार था, मोहिनी से जुड़ा हुआ है, बिना किसी झटके के सहज बहने वाली गतिविधियों से संबंधित हो जाता है आपका ये पूरा स्टाइल। क्या बोल रहा है कि वायु का प्रतीक है। ओडिसी हमने देखा आपका किसका प्रतीक है, क्योंकि वो आपका एक फ्लूइड फॉर्म दिखा रहा है। हम देख रहे हैं कि मूर्ति कला की तरह उनके बॉडी जेस्चर्स हो रहे हैं, वो वाटर का फॉर्म हो जा रहा है। मोहिनी अट्टम वायु यानी एयर को सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है, इसमें 24 इंपॉर्टेंट मुद्राएं यानी हैंड जेस्चर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसकी बात करें, मोहिनी अट्टम, कहां, केरला का। ठीक है, चलिए इसके स्टेप्स की बात करें या फिर किस तरह से इसे प्रस्तुत किया जाता है। जाति स्वरम अगेन आपको दिखाई देगा, पद वर्णम पदम आपको अगेन दिखाई देगा, तिल्लाना अगेन, क्योंकि आपके कर्नाटिक म्यूजिक के ही फॉर्म्स या फिर स्टेप्स के रूप में देखने को मिलते हैं। अब पहला स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये आपका स्टार्ट हो रहा है चोलेकेट्टू से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद जाति स्वरम दिखाई दे रहा है, पद वर्णम दिखाई दे रहा है, पदम और फिर तिल्लाना। ठीक है, तिल्लाना इसका लास्ट स्टेप हो जाता है, जो कि आपके क्लासिकल कर्नाटिक म्यूजिक का सेकंड लास्ट या फिर लास्ट स्टेप के रूप में कई बार दिखाई देता है। ठीक है, तो ये आपके स्टेप्स हो जाते हैं। अभी हमने तीनों डांसेस देखे, कौन से, ओडिसी, कथक और आपका कौन सा, मोहिनी अट्टम। तीनों को किस रूप में सिंबलाइज किया गया, ओडिसी को हमने देखा वाटर यानी फ्लूइड फॉर्म में दिखाया गया। ओडिशा जगन्नाथ टेम्पल में देखने को मिलता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने वहां पे स्किप कर दी थी, त्रिभंगी मुद्रा के लिए जाना जाता है आपका। ठीक है, मूर्ति कला में आप देखेंगे, मैंने बताया था कि वो जो आपकी महिला थी जो डांस कर रही थी, जो एक्सपेरिमेंट थी, उनका जो बॉडी जेस्चर था वो 3 पॉइंट से मुड़ा हुआ था। कुछ इस तरह से आपको जेस्चर देखने को मिलता है बॉडी का, उसे ही त्रिभंगी मुद्रा कहते हैं। और कई बारी ओडिसी डांस को सिर्फ त्रिभंगी डांस के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा मैंने बताया आपका फुटवर्क किसके लिए, आपका जो फुटवर्क है, रैपिड फुटवर्क, तातेई थई करके जो डांस किया जा रहा है, किस किस डांस में किया जा रहा है, कथक में किया जा रहा है। साथ ही स्पिन्स आपको मैंने बताया था कि घुंघरू पहने जा रहे हैं, और क्या एक ड्रेस अनारकली टाइप का कुछ बहुत ही घेरदार सूट पहना जा रहा है, जिसमें स्पिन एक सबसे इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म हो जा रहा है। साथ ही मोहिनी अट्टम हमने देखा वायु से सिंबलाइज किया जा रहा है। केरला आपकी माइथोलॉजी, मेजरली भगवान विष्णु का जो मोहिनी अवतार है उससे रिलेटेड स्टोरी को प्ले किया जा रहा है। सुंदर और सहज ग्रेसफुल स्वे की बात करें, यानी एक महिला के रूप को उसमें प्रदर्शित किया जा रहा है, तो आप सोच लीजिए किस तरह के ग्रेस और ब्यूटी को प्रेजेंट किए जाने का प्रयास किया जा रहा होगा। कौन से डांस में, मोहिनी अट्टम में। ठीक है, चलिए अब 3 और डांस बचे हैं, कथकली, मणिपुरी और सत्रिया। हालांकि हमने जितने भी पहले क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं उसमें हमने ये सब चीजें डिस्कस कर ली है। मोहिनी अट्टम एक केरला का पहला क्लासिकल डांस हमने डिस्कस किया। अब आपको कथकली, वापस केरला का एक क्लासिकल डांस दिखाई दे रहा है। इसका जो शब्द है ना, इसको ही तोड़ेंगे जब आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। कथकली, कथा यानी कहानी, कली यानी प्रदर्शन, किसी स्टोरी का रिप्रेजेंटेशन जो हो रहा है, जो परफॉर्मेंस हो रहा है, उसे ही हम कथकली कह रहे हैं। कहाँ का हो जा रहा है, केरला का। केरला का और कौन सा है, मोहिनी अट्टम है, भूलना नहीं है। ठीक है, अब ये परफॉर्मेंस किस तरह से की जाती है, तो ये जो पुरुष यानी मेल जो आर्टिस्ट होते हैं उनके द्वारा ही ये प्रेजेंट किया जाता है। कुछ साउथ की जब भी मूवीज आप देखते होंगे ना, तो इस तरह का कुछ इमेज आप लोगों को कहीं ना कहीं दिखाई देता होगा। यही आपके कथकली का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाते हैं। ठीक है, पुरुषों के द्वारा ही जनरली परफॉर्म किया जाता है कथकली डांस। और इसमें आमतौर पर सेवकली सत्र के बाद मंदिरों में, यूजुअली पहले सिर्फ मंदिरों में किया जाता था, लेकिन अभी सब जगह आपको देखने को मिलेगा। ये कह रहे हैं गाने संस्कृतनिष्ठ और मलयालम में गाए जाते हैं। विषय रामायण महाभारत की कहानियां होती हैं। अक्सर जब कथकली की बात हो रही होती है तो ये वॉर यानी एक बैटल, एक स्ट्रगल को दिखाता है, किसके बीच में, गुड और बैड के बीच में। ठीक है, तो उसी को सिंबलाइज करते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये जो फेस है, ये जो फेशियल एक्सप्रेशन है, इनमें जो कलर है, हर कलर का एक मीनिंग है। हर कलर एक किसी न किसी चीज को आपके सिंबलाइज करता है, इंडिकेट करता है, उसी से संबंधित हो जाता है। आपका जो कौन सा डांस है, कथकली। कथकली अपने हेवी कॉस्ट्यूम यानी बहुत ही भारी कॉस्ट्यूम और बहुत ही हेवी फेशियल जो मेकअप है उसके लिए जाना जाता है। आप देख रहे होंगे अभी तक जितने डांस देखे आपने, उनमें से सबसे हेवी लुक, चाहे कॉस्ट्यूम की बात करें चाहे मेकअप की बात करें, वो आपको कहां दिखाई दे रहा है, कथकली में।
किससे संबंधित है? आपकी माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो है, रामायण है, महाभारत है, इन सब की जो कहानियां हैं उनसे संबंधित हो जाता है आपका कथकली। कहाँ का है? केरला का है। केरला के 2 डांस हमने देखे। इसे हम मुखौटा नृत्य के नाम से भी जानते हैं। कुछ इस तरह का मास्क यानी पेंटेड मास्क होता है, लेकिन ओरिजिनल फेस नहीं दिखाया जाता, इसलिए इसे हम मुखौटा डांस के नाम से भी जानते हैं। कौन सा है? याद रखिएगा, आपका कथकली है। इसमें बहुत ही हेवी आपका जो मेकअप होता है, साथ ही आपके फेस पे कलर्स और मुखौटा यानी मास्क के रूप में इसे सिंबलाइज किया जाता है। ये कलर भी आपको ध्यान देना होगा, ग्रीन है, रेड है, ब्लैक है, ये तीनों ही कलर का अपना अलग ही इंपॉर्टेंस है। और ये 5 श्रृंगार शैलियां जिसे हम वेशम कहते हैं, ठीक है, वेशम यानी रूप की बात की जाती है। 5 प्रकार की श्रृंगार शैलियां देखने को मिलती हैं। अब पहला हो जाता है ग्रीन, जिसे हम क्या कह रहे हैं? पचा। पचा का मतलब क्या हो रहा है? शक्ति, कुलीन, वीर और उदार पात्र। एक ऐसा कैरेक्टर जो बहुत पावरफुल है, जो बहुत नोबल है, हेरोइक है, जेनरस है, उसको जब सिंबलाइज करना हो तो आपको इस तरह का मेकअप दिखाई देता है, सिर्फ ग्रीन। कठी एक हो जा रहा है, जैसे हम नाइफ या फिर तलवार या फिर चाकू के रूप में सिंबलाइज कर रहे हैं। ये दुष्ट यानी नेगेटिव कैरेक्टर हो जा रहा है, यानी विलेनियस कैरेक्टर हो जा रहा है। कौन? आपका कथी। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एक बारी कि जो पचा है, यानी सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो ग्रीन कलर होता है कथकली डांस में, वो किस चीज को सिंबलाइज करता है? तो वो एक हेरोइक, नोबल, जेनरस कैरेक्टर को आपके सिंबलाइज करता है। जब आप बात करते हैं कठी या फिर नाइफ की, तो वो आपका नेगेटिव यानी विलेनियस कैरेक्टर को सिंबलाइज कर रहा है। साथ ही थड़ी, जिसे हम बियर्ड के नाम से भी जानते हैं, ये जो बियर्डेड कैरेक्टर है यानी दाढ़ी वाला कैरेक्टर है, ये सफेद, लाल और काले रंग के भेद के साथ आपको दिखाई देता है। इसका कुछ ऐसा सिंबल नहीं है। इसके अलावा कारी यानी ब्लैक, क्या बात कर रहा है? डेमोनिक, इविल, और किसकी बात कर रहा है? बींग्स, जो राक्षसी और दुष्ट प्राणी है, उससे संबंधित हो जाता है कारी मेकअप। अब यहाँ पे आपको कथी और कारी में कंफ्यूजन हो रहा है क्या? ये आपका एक विलेनियस कैरेक्टर है और ये आपके एक इविल बीइंग की बात कर रहे हैं, यानी दुष्ट प्राणी से संबंधित हो जाता है ब्लैक कारी। आप काली माता से इसे रिलेट मत करिएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जब आप करी या फिर ब्लैक की बात करते हैं तो डेमोनिक और इविल बीइंग की बात करता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्यारा आपका मिनुक्कू हो जाता है। मिनुक्कू रेडिएंट की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक बहुत ही गुणी, सौम्य, यानी किसकी बात कर रहे हैं? जेंटल और विशेष जो महिला हो रही है, बहुत ही प्यारी, गुणी, इस तरह की महिला को जब सिंबलाइज करना होता है तो कौन सा? मिनुक्कू, जो आपका श्रृंगार या फिर वेशम आपको देखने को मिलता है। 5 वेशम हो सके तो एक बारी इमेज को 2-3 बारी अगर देख लेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत विजुअल रह जाएगा। सबसे प्यारा, शांत, पीसफुल एक डांस होता है मणिपुरी, मणिपुर का है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? ये एक अंतर्मुखी कोमल नृत्य हो जा रहा है और इसमें वैष्णविज्म से संबंधित यानी वैष्णविज्म पर आधारित ये डांस हो जाता है। प्रदर्शन में जयदेव के गीत, जयदेव आपका गीत गोविंदम वाला जो है ना, गीत गोविंदम की अष्टपदियां गाई जाती हैं। आप सभी जानते होंगे जयदेव की जो रचना है, कौन सी? गीत गोविंदम। उसमें जो आपके अष्टपद होते हैं उन पर ही इस मणिपुरी डांस को परफॉर्म किया जाता है। मणिपुर में भी कई फॉर्म्स दिखाई देते हैं। पहला हो जाता है रास लीला। भगवान कृष्ण का जो गोपियों के साथ वाद विवाद रहता है, जो भी चर्चाएं रहती हैं, उसे हम रास लीला कहते हैं। और मणिपुरी डांस में रास लीला को ही परफॉर्म किया जाता है। संकीर्तन, आप सभी जानते होंगे, हाल ही में कुछ पद्मश्री भी अवार्ड दिया गया है संकीर्तन फॉर्म को बढ़ावा देने के लिए। अब ये मणिपुर का ही एक फॉर्म हो जाता है संकीर्तन ट्रेडिशन यानी संकीर्तन परंपरा, जिसमें जगोई नृत्य वाला भाग, चोलम। चोलम क्या है? पुंग ड्रम के साथ किया जाने वाला पुरुष पक्ष का डांस। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि चोलम जो संकीर्तन का एक भाग है, उसमें कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? तो कौन सा हो जाता है? पुंग ड्रम हो जाता है, जिसे यूज किया जाता है। थांगटा मणिपुर का एक मार्शियल डांस फॉर्म यानी युद्धक जो शैली होती है उसके रूप में कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये सब आपके मणिपुरी ट्रेडिशन का ही पार्ट है या फिर उसी से डिराइव्ड आपके फॉर्म्स हैं, ठीक है। याद हो गया? पहला हमने देखा रासलीला, दूसरा हमने देखा आपका क्या, जो संकीर्तन ट्रेडिशन या फिर संकीर्तन परंपरा है। तीसरा हमने देखा आपका थांगटा, जो कि एक मार्शल आर्ट का फॉर्म हो रहा होगा। जल्दी से बताइए कलारी पयट्टू कौन से स्टेट का मार्शल आर्ट फॉर्म हो जाता है? अब देखो आप, सत्रिया असम या फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस। पहला कौन सा था? मणिपुरी, अभी हमने डिस्कस किया मणिपुर का। दूसरा असम का हो जाता है। इससे स्थापित करने का या फिर इसके फाउंडर कौन माने जाते हैं? श्रीमंत शंकर देव। कब? 14th सेंचुरी एडी में, ठीक है।
14th सेंचुरी में आपको कौन सा डांस देखने को मिल रहा है स्थापित होता हुआ? सत्रिया। सत्रिया किस शब्द से बना है? सत्र। सत्र क्या होते हैं? वैष्णव जो आपके मोनेस्ट्रीज होती हैं, यानी वैष्णवाइतों के जो आपके क्या देखने को मिलते हैं, जो मोनेस्ट्रीज होती हैं, वहीं पे इनिशियली इन डांसेस को परफॉर्म किया जाता था, इसीलिए इसका नाम सत्रिया पड़ गया। किसने स्थापित किया? कौन संस्थापक थे, कौन फाउंडर थे? आपके श्रीमंत शंकर देव जी। वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य इसे घोषित किया गया था। भगवान कृष्ण की ही कहानियां हैं। मणिपुर में मणिपुरी जो डांस है उसमें भी आपके भगवान कृष्ण की, लेकिन वो रासलीला वाला पार्ट है। ये आपका पूरे ही कृष्ण लीला, यानी भगवान कृष्ण के बचपन की बात करें, उनके मतलब बाकी की जो भी लाइफ बीती उन सब से रिलेटेड हो जाएगा, लेकिन जब मणिपुरी की बात करेंगे उसमें सिर्फ रासलीला वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए असम, जो आपका असम का कौन सा डांस हो जाता है? हमने अभी देखा सत्रिया डांस। उसमें बहुत सारे आपको उससे रिलेटेड या फिर उससे संबंधित कुछ डांस फॉर्म दिखाई देंगे, जिसमें से एक हो जाता है अंकिया नाट। ये आपका ब्रजावली यानी असमिया बोली का एकांकी नाटक है। किस तरह का? आपका ये 1 एक्ट प्ले की बात करता है। इसका भी क्रेडिट किसे दिया जाता है? शंकर देव जी को। भावना की बात करें, ये भावना लिखा हुआ है ना, कई बार आपको भावना इस तरह से भी दिखाई दे सकता है। ये भी आपका किसका, जो आपका ये डांस फॉर्म है सत्रिया, उसी का ही डिराइव्ड फॉर्म है। इसका भी क्रेडिट आपका शंकर देव जी को ही जाता है। ठीक है, इसके अलावा चाली हो जाता है, जो शुद्ध नृत्य बिना नाट्य तत्व के, यानी बिना किसी ड्रामेटिक यानी थिएटर के आपको देखने को मिलता है, उसे चाली कहते हैं। झुमरा, जो कि एक नरेटिव कंपोजिशन की तरह दिखाई देता है। साथ ही नदु भंगी भी इसका पार्ट है। कम से कम ये 2 पार्ट्स तो याद रखिएगा, बाकी ये तीनों तो आपको एकदम याद रखने पड़ेंगे। अंकिया नाट, भावना और कौन सा? चाली। ये ही सारे आपके इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट, कुछ कथकली की बात करें आपके, तो ये कुंचु कुरूप जो पद्म भूषण पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। कलामंडलम गोपी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट हो जाती है कथकली डांस की। साथ ही मिलीना साल्विनी जो फ्रेंच है, मतलब फ्रेंच है यानी फ्रांसीसी प्रचारक हैं, उन्होंने फ्रांस में आपकी कथकली के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है। साथ ही आपकी मृणालिनी साराभाई भी कथकली से संबंधित हो जाती हैं। मणिपुरी डांस की बात करें तो झावेरी सिस्टर्स 4 बहनें हैं, नैना, रंजना, सुवर्णा और दर्शना। ये झावेरी बहनें जो हैं ये किस डांस के लिए? मणिपुरी क्लासिकल डांस के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा गुरु बिपिन सिंह हमने देख ही लिया था। आपकी बिंबवती देवी भी आपकी मणिपुरी डांस से संबंधित हो जाती हैं। सत्रिया, जो कि हमने असम में देखा। ठीक है, असम का एक क्लासिकल डांस फॉर्म हो जाता है। जतिन गोस्वामी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट, गुरु घनकांत बोरा और इंदिरा बोरा, साथ ही मनीराम दत्त। मनीराम दत्त आपके सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन से डांस से संबंधित है? सत्रिया से संबंधित है, जो कि असम का एक क्लासिकल डांस हो जाता है। ठीक है, अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कथकली, मणिपुरी और सत्रिया। उत्पत्ति और भाषा की बात करें, केरला। मलयालम जो म्यूजिक होता है, संस्कृत निष्ठ मलयालम म्यूजिक होता है, उस पर परफॉर्म किया जाता है। मणिपुरी वैष्णव सेक्ट कहाँ पे? हमने देखा था सतराज में इसे परफॉर्म किया जा रहा था, इसीलिए इसे सत्रिया कहा गया। सॉरी, अरे माफी, बहुत बड़ी। ठीक है, चलिए मणिपुरी आपका मणिपुर में परफॉर्म किया जा रहा था। ये वैष्णवाइट से संबंधित था। इसे हमने क्या देखा था? रासलीला। ठीक है, सिर्फ कृष्ण, भगवान कृष्ण का वो वाला पार्ट जो गोपियों के साथ संवाद से संबंधित है, उससे संबंधित हो जा रहा था। साथ ही इसमें हमने थांगटा भी देखा था, संकीर्तन ट्रेडिशन भी देखा था। लेकिन सत्रिया की बात करें, सतराज यानी वैष्णव जो मोनेस्ट्रीज थी वहां पे परफॉर्म किया जाता था। भगवान कृष्ण से संबंधित जो भी लाइफ स्टोरी है, उनकी जो भी स्टोरी टेलिंग है, उससे संबंधित आपका सत्रिया डांस हो जा रहा था। ठीक है, मोनास्टिक यानी आपके जो भी मोनेस्ट्रीज या फिर मठ हुआ करते थे वैष्णवाइट सेक्ट से संबंधित, उन सबसे संबंधित हो जाता है। कथकली के वेशम जो हमने 5 वेश देखे, पचा, काथी, इन सब को आपको याद करना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि लगातार पूछे जा रहे हैं। रामायण महाभारत, रासलीला से संबंधित और भगवान कृष्ण की कहानियां सत्रिया। ठीक है, रासलीला और कृष्ण लीला में थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब एक बात यहाँ पे लिखी गई है कि यद्यपि गतियां भिन्न है, गंतव्य भी अलग है, मोक्ष, लेकिन आपका इसका अंतिम ऑब्जेक्टिव क्या है? मोक्ष, यानी किसकी बात कर रहा है? आपके लिबरेशन को प्राप्त करना। किसका? ये जो क्लासिकल डांसेस आपको देखने को मिलते हैं, सारे ही इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो स्किप करने लायक है, सब कुछ आपको याद करना पड़ेगा। 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों के कंफर्म हो जाते हैं इस टॉपिक से। आप खुद ही देख लीजिए, PYQs उठा के सारे शिफ्ट के सारे ही वनडे एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब सिर्फ क्वेश्चन का लेवल ये नहीं है कि कौन सा डांस कहाँ से है या फिर कौन सा स्टेट किस डांस से संबंधित है ना,
अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है स्टेप्स क्या हैं, कौन सा आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है, कौन से एक की फीचर है, तो आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगली क्लास हम डिस्कस करेंगे आपके इसी से रिलेटेड जो PYQs हैं या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिल सकते हैं, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे 20 से 25 लगभग, और साथ ही आपका ये वाली क्लास का रिविजन भी हो जाएगा जब हम इसके PYQs और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।